हाँ, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, प्रकृति पर निर्भर हो, उसे अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक क्रिया। और सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है, सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है, आखेट एवं संग्रह। समझ में आया, समझ में आया। आखेट एवं संग्रह क्या है, सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, शिकार। आखेट, आखेट मतलब क्या होता है, शिकार। समझ में आया, हाँ से समझ में आया। और भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह। आखेट, आखेट तो मतलब, आखेट का मतलब शिकार होता है, और भोजन का संग्रह मतलब कि भोजन का संग्रह। समझ में आया, समझ में आया। अब जो ये मतलब कि ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है अपने उच्च अक्षांशों पर। उच्च अक्षांशों पर मतलब उत्तरी उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप और एशिया का भाग, जिसे अपन क्या कहते हैं, यूरेशिया। और यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया का भाग, और यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग, उसे अपन क्या कहेंगे, उत्तरी यूरेशिया। और दक्षिणी चिली में, हाँ, तो निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में, और ऑस्ट्रेलिया में, और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के कुछ भागों में। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। तो ये आपके होता है, ये वाला कौन सा वाला, आर्केट एवं संग्रह वाला। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसके क्षेत्र आपको पता चल गए, हाँ सर पता चल गए। क्षेत्र पता चल गए, हाँ सर पता चल गए। और जो ये क्षेत्र मैंने बताया, ये आपको क्या करना है, आपकी किताब में जाना है, और आपकी किताब में दिया हुआ है कौन कौन सा क्षेत्र है, उसको आपको देखना है। और मतलब कि आपको मतलब कि उसको मतलब कि गोले करने हैं, ताकि आपको पता चले, हाँ ये क्षेत्र यह है, ये क्षेत्र यह है। समझ में आया, समझ में आया सर। मैं यहाँ पे भी चिपका सकता था, पर मतलब कि आप खुद करोगे तो ज़्यादा याद होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जलवासी पशुचारण, जलवासी पशुचारण मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेके जाते हैं। सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि चारागाह, चारागाह, चारागाह के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पर जैसे चारा खत्म हो गया, तो ये इन पशुओं को दूसरी जगह पर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर चारा खत्म हो गया, फिर वापस दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। ये कहाँ होता है, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, अब भी बताता हूँ। हाँ, जैसे कि ये सूर्य है, हाँ सर ये सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, यहाँ पर 0 डिग्री पर। और 23:30, और 23:30 तक ये क्या होती है, लगभग लगभग मतलब कि साल में एक बार तो सीधी पड़ ही जाती है, 23:30 से 23:30। समझ में आया, समझ में आया। 23:30 के ऊपर सूर्य की किरणें पूरे पूरे मतलब कि पूरे वर्ष, या कह लो हमेशा तिरछी ही पड़ती है। जो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला भाग है दोनों तरफ, इस भाग में हमेशा बर्फ जमी रहती है, और इसे क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। समझ में आया, हाँ तो समझ में आ गया। अब अपने जो पशुचारण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो चलवासी पशुचारण जो अपन ने देखा, और एक होता है वाणिज्य पशुधन पालन। समझ में आया, समझ में आया। और जो चलवासी पशु 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 पशुचारण शिरा, हाँ, जो ये चलवासी पशुचारण है, चलवासी पशुचारण, इसमें क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है। क्या होता है, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास दो प्रकार का होता है, एक तो क्षैतिज, क्या होता है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। और इधर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बताया गया है। जैसे कि ये है अपना, ये है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर प्रवास है, ऊर्ध्वाधर ऋतु प्रवास। और मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। समझ में आया, समझ में आया। और क्षैतिज में क्या होता है, पहाड़ से मैदान की ओर, मैदान से पहाड़ की ओर ये प्रवास होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आइए और अच्छे से बताएंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, तो क्षैतिज ऋतु प्रवास, इस ऋतु प्रवास में क्या होता है, इस ऋतु प्रवास में क्या होता है, जैसे कि माना कि अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, तो मतलब कि पहाड़ पर क्या होगी, अच्छी घास होगी। क्या होगी, अच्छी घास होगी। तो क्या होगा, ये अपने पशुओं को लेकर का चले जाएंगे पहाड़ की ओर, पहाड़ की ओर चले जाएंगे, हाँ सर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, पहाड़ की घास खत्म हो जाएगी, पहाड़ की घास खत्म हो जाएगी, और शीत ऋतु भी आ जाएगी। शीत ऋतु आने से क्या होगा, पहाड़ पर बर्फ जमने शुरू हो जाएगी, या पहाड़ पर ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, तो घास क्या होगी, कम बढ़ जाएगी। तो ये अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाते हैं, मैदानों की ओर। कहाँ जाते हैं, मैदानों की ओर। मैदानों में ठंड भी कम पड़ती है, और घास भी आ जाती है। कब, ये आज से गर्मी में गए थे, तो सर्दी में वापस आएंगे तो घास भी तब तक वापस आ जाएगी, हाजिर आ जाएगी। और भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ ये ऋतु प्रवास करती हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये पूछेगा आपसे, कौन कौन सी जनजातियाँ भारत में ऋतु प्रवास करती है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। और क्षैतिज कैसे होता है, जैसे कि मैंने वो बताया कि यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। मैंने क्या लिया, ये वाला क्षेत्र लिया। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर तो बिल्कुल तिरछी पड़ रही है, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें
गिर रही है। समझ में आया, समझ में आया। ये वाला वो क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें गिर रही है, और ये वो वाला क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल ही तिरछी सूर्य की किरणें गिरती है। शीतकाल में क्या होता है, यहाँ पर पूरा जम जाता है, बर्फ जम जाता है। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल ही तिरछी पड़ेगी, और यहाँ पर भी तिरछी पड़ेगी, यहाँ पर भी ठंड होगी, पर यहाँ की तुलना में यहाँ पर ठंड कम होगी। तो ये क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर ऋतु प्रवास करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण की ओर ऋतु प्रवास करते हैं। कब? शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होगी, बर्फ पिघलेगी और यहाँ पर भी घास आने लगेगी। और ग्रीष्म ऋतु आते आते यहाँ पर घास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपने पशुओं को लेकर कहाँ चले जाएंगे, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर ये चले जाएंगे। समझ में आया? कब जाएंगे? ग्रीष्म ऋतु में। समझ में आया? ऐसा समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। वो तो अपने वो अपने चलवासी पशुचारण हो गया। हाँ सर, हो गया। अब अपन देखते हैं वाणिज्य पशुधन पालन, पशुचारण, वाणिज्य पशुचारण। समझ में आया, समझ में आया। ये क्या होता है, व्यवस्थित होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है। किनको? पशुओं को क्या दी जाती है, चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है। इसमें केवल एक पशु को ही पाला जाता है। और जो अपने अपने चलवासी पशुचारण था, चलवासी पशुचारण में कई सारे पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और पशुओं की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और विकसित देशों में ये ज़्यादा होती है। देखो, मशीनों की ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत है, तो विकसित देशों में ज़्यादा होगी। हाँ सर, ज़्यादा होगी। और ये सब चीज़ें होगी, मतलब कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, पूंजी तो चाहिए ना टेक्नोलॉजी में। हाँ सर, चाहिए। तो पूंजी का व्यय इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप तो दिमाग में विकसित देश याद रखो, और टेक्नोलॉजी सब आपको याद आ जाएगा। ये इमेज आप क्या करना, अपने दिमाग में सेव कर लेना, आपको अपने आप सब याद आ जाएगा। टेक्नोलॉजी है, मशीन है, यंत्रीकरण है, एक पशु है, पूंजी की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य का ध्यान है। समझ में आया, समझ में आ गया। हाँ, तो अब अपन क्या देख लेते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। किसके? वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। समझ में आया, समझ में आया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या होता है, दुग्ध पाइपलाइन, मतलब कि पाइपलाइन द्वारा क्या क्या होता है, दूध सप्लाई होता है। मतलब कि पाइपलाइन के द्वारा घर घर दूध जाता है। समझ में आया, समझ में आया। आपसे यह पूछेगा दूध पाइपलाइन किस देश में, तो आपको बताना है न्यूजीलैंड। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। मैं यहाँ पे लिख लूँ आराम से। हाँ, पाइप पाइपलाइन समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। न्यूजीलैंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि न्यूजीलैंड के उत्तर में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना, क्या है, अर्जेंटीना। अगर ये नाम आप देखना एक बार आपकी कॉपी में, अगर यहाँ पे गलत लिखा हो तो मेरे को एक बार क्या कर लेना, कमेंट कर लेना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये क्या, इसके क्षेत्र है। आपको कुछ नहीं करना है, एक मैप लेना है और ये सब क्षेत्र आपको देखना है, हाँ कहाँ पर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अपन क्या शुरू करते हैं, कृषि शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो बहुत पुराने समय में होती थी, जिसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। किसे? आदिकालीन निर्वाह कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और एक होती है गहन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि? गहन निर्वाह कृषि। समझ में आया, समझ में आ गया सर। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, स्थानांतरणशील कृषि का क्षेत्र कौन कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिण व मध्य अमेरिका, और दक्षिण व पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। दक्षिण पूर्वी एशिया। और सबसे इम्पोर्टेंट
उत्तरी पूर्वी भारत में इस कृषि को क्या कहते हैं, जूमिंग। क्या कहते हैं, जूमिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है, जूमिंग कहा जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ, ये अपनी क्या होती है, स्थानांतरणशील कृषि। एक बार और समझा दूँ, हाँ सर एक बार और समझा दूँ। सबसे पहले ये खेत होता है, जैसे कि ये पेड़ नहीं है, एक खेत है। पेड़ नहीं है, एक खेत है। और ये खेत है और इस खेत पर क्या है, पेड़ है। मतलब कि खेत में पेड़ है, सॉरी मैं पहले गलत बोलिए, सॉरी। मतलब ये पूरा खेत है, खेत पर क्या है, पेड़ लगे रहे, पेड़ लग रहे हैं, हाँ सर पेड़ लग रहे हैं। फिर क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है और इनको जलाया जाता है। क्या क्या किया जाता है, कट एंड बर्न। काटा जाता है और फिर जला दिया जाता है। जला दिया जाता है तो क्या होता है वहाँ पर क्या होता है, मतलब कि अच्छी सी खाद हो जाती है। मतलब कि पेड़ को जलाने से जो राख होती है उसकी क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। और जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता होती है, मतलब कि पोषक तत्व जो मिट्टी को चाहिए वो मिट्टी को मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हाँ सर बढ़ जाती है। तो वहाँ पर क्या होती है, फसल अच्छी होती है। क्या होती है, फसल अच्छी होती है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। मतलब कि उस क्षेत्र पर इन्होंने एक दो बार तो फसल ले ली, हाँ तो उस क्षेत्र पर मतलब कि एक दो बार तो फसल ले सकते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र आ जाता है, दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं। क्या कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं और वहाँ पर भी सेम प्रोसेस अपनाते हैं। समझ में आया, समझ में आया। इससे मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका क्षेत्र अपन ने देख लिया था, हाँ सर देख लिया था। और भारत में क्या कहते हैं, इसको जूमिंग कहते हैं। और मध्य अमेरिका व मेक्सिको में मिल्पा, मेक्सिको व मध्य अमेरिका में मिल्पा, और मलेशिया में लादांग, और वियतनाम में रे, और राजस्थान में वालर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की, चावल प्रधान और चावल रहित। जिसमें चावल उगता है चावल प्रधान, जिसमें चावल नहीं उगता है चावल रहित। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सबसे पहले चावल प्रधान पढ़ते हैं, हाँ सर पढ़ते हैं। इसमें क्या होती है, चावल की कृषि होती है। क्या होती है, चावल की कृषि होती है, चावल की कृषि होती है। और ये कहाँ होती है, अधिक जनसंख्या क्षेत्र में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गहन निर्वाह कृषि, अधिक जनसंख्या क्षेत्र में ये होती है। और खेत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। संपूर्ण परिवार ही क्या करता है, श्रम करता है। समझ में आया, समझ में आया। और क्या है, भूमि गहन उपयोग होता है। क्या होता है, भूमि का गहन उपयोग होता है। मतलब कि भूमि का गहन उपयोग होने का मतलब है कि साल में दो तीन बार फसल ली जाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और यंत्रों का उपयोग होता है पर कम होता है। समझ में आया, समझ में आया। और मानव यंत्रों का उपयोग कम होता है और मानव श्रम ज़्यादा होता है। समझ में आया। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या होती है, कम होती है। यंत्रों का उपयोग कम है और टेक्नोलॉजी भी कम है, प्रौद्योगिकी भी कम है, और मानव श्रम का उपयोग ज़्यादा है। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे देखो मानव श्रम का उपयोग ही ज़्यादा है। हाँ सर यहाँ पर मानव श्रम का जो उपयोग है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखो मानव श्रम का उपयोग ही ज़्यादा है। हाँ सर मानव श्रम का उपयोग ही क्या है, ज़्यादा है। मानव श्रम का उपयोग ज़्यादा है, हाँ सर ज़्यादा है, यहाँ पर दिख रहा है। समझ में आया। और फिर आती है चावल रहित कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। और इसमें क्या होता है, धान नहीं बोया जाता है। चावल को क्या कहा जाता है, धान नहीं बोया जाता है। समझ में आया, समझ में आया। चावल नहीं बोया जाता है। ये कहाँ होती है, मानसूनी एशिया में होती है। मानसूनी एशिया में वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है, वर्षा ऋतु में। कब होती है, वर्षा ऋतु में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ अब रोपण कृषि। रोपण कृषि में रोपा जाता है, क्या रोपा जाता है, पौधे को ऐसे। ये किसकी कृषि है, चावल की कृषि। चावल की कृषि भी क्या है, एक रोपण कृषि है। समझ में आया, समझ में आ गया। जो रोपण कृषि क्या है, लाभोन्मुख है। मतलब कि लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसकी शुरुआत किसने की थी, जो साम्राज्यवादी देश थे, यूरोप के जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ पर की थी, अपने उपनिवेश में। अपने जो उपनिवेश थे, मतलब कि यूरोपीय देशों के जो अपने अपने उपनिवेश थे वहाँ पर इन्होंने क्या की थी,
इस जो रोपण कृषि है इसकी क्या की शुरुआत की। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या होती है, लाभोन्मुखी होती है। हाँ सर। और एकल फसल मतलब एक ही फसल बोई जाती है। जैसे कि ये इतना बड़ा खेत है, इस पूरे खेत में केवल एक ही फसल बोई जाती है, एक ही फसल बोई जाएगी। जैसे कि ये पूरा खेत, इस पूरे खेत में एक फसल चाय बोई जा रही है, तो पूरे खेत ही खेत क्या होंगे, चाय के खेत ही होंगे, खाई चाय के बागानी होंगे। और ये कृषि का होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। इसमें पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जो खेती है, खेती क्या होती है, खेती बड़े खेत में होती है। क्या होती है, खेती बड़े खेत में होती है, मतलब कि बड़े खेत तो होते हैं इस खेती में। हाँ, तो इस फसल को बोने में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। हाँ सर, किया जाता है। और इसमें इस जो कृषि है मतलब रोपण कृषि में सस्ते श्रम का उपयोग किया जाता है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। परिवहन परिवहन का उपयोग किया जाता है। क्यों, बाजार तक पहुंचने में। कहाँ तक पहुंचने में, बाजार तक पहुंचने में परिवहन का उपयोग किया जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ब्राज़ील कॉफ़ी के बागान, जो ब्राज़ील के कॉफ़ी, हाँ जो जो ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान है उन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा। हाँ ये देखो, ये क्या है, फेजेंडा। ये है ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान, इन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा। फेजेंडा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये देख लो, ऐसे होते हैं ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान। समझ में आ गया, ठीक है। अब तो याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, तो अब कौन सी कृषि आती है, विस्तृत वाणिज्य कृषि। इसमें क्या होता है, खेत बड़े होते हैं, यंत्रों का उपयोग होता है। ये देखो, ये किसका किसका फोटो है, विस्तृत विस्तृत वाणिज्य कृषि का। ये देखो, खेत बड़े हैं, यंत्रों का उपयोग है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसमें अधिकतर गेहूं की फसल बोई जाती है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन उत्पादन क्या होता है, कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। सर कैसे, कैसे, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि खेत तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, परंतु जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। मतलब कि जो बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है, हाँ सर खेत है, इसमें मतलब कि जो उत्पादन है, उत्पादन उत्पादन तो कम होता है, मतलब कि एकड़ के हिसाब से, प्रति प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, परंतु यहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है, इसलिए इसलिए वो उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। और कहाँ कहाँ पर होती है, यूरेशिया। हाँ, तो इसके जो कुछ मैदान है, क्या है, मैदान, मैदान है, जो यूरेशिया वाला मैदान है उसे क्या कहा जाता है, स्टेपीज। और उत्तरी अमेरिका वाले मैदान को क्या कहा जाता है, पेरिज। और उत्तरी अमेरिका वाले को पेरिज, और उत्तरी अमेरिका वाले को क्या कहा जाता है, पेरिज। उत्तरी अमेरिका वाले मैदान को क्या कहा जाता है, पेरिज। और जो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटाइना अर्जेंटाइना है, उसको उस वाले मैदान को क्या कहा जाता है, पंपास। जो अर्जेंटाइना वाला मैदान है दक्षिण दक्षिण अमेरिका में, उसे क्या कहा जाता है, पंपास। उधर पे ऊपर ऊपर उत्तरी अमेरिका में पेरिस, और दक्षिणी अमेरिका में पंपास, और दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स। ये एक आपको याद करना है। और अगर अगर आप मैप देखोगे तो इधर किधर, दक्षिण 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 पूर्व, दक्षिण पूर्व। और मतलब कि न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के ऊपर आपको क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ के मैदान को क्या कहा जाता है, हाँ तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन। समझ में आया, समझ में आया। और न्यूजीलैंड के मैदान को क्या कहा जाता है, कैंटरबरी। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, तो वो हो गया अपने, हाँ सर वो वाली कृषि अपने हो गई। अब आती है अपने मिश्रित कृषि। मिश्रित, अब कौन सी कृषि आती है, मिश्रित मिश्रित कृषि। अब कौन सी कृषि आती है, मिश्रित मिश्रित कृषि। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो पशुपालन पशुपालन और जो फसल है,
पशुपालन और फसल दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं। और इसमें अधिकतम रूप से चारा फसलें बोई जाती हैं ताकि मतलब पशुओं को भी खिलाई जा सके। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग, और यूरेशिया का कुछ भाग, और दक्षिण महाद्वीपों का समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। हाँ, तो अब आते हैं अपने डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में क्या होता, जो दूध देंगे, डेयरी से क्या निकलेगा, डेयरी से आप क्या लेके आते हो, दूध। हाँ सर, दूध लेके आते हैं। जो डेयरी कृषि है उसमें दुधारू पशु ही पाले जाएंगे। हाँ सर, पाले जाएंगे। मतलब कि आप दूध निकालोगे तो दुधारू पशु ही पालोगे। हाँ सर। और जो पशु ये जो इसमें जो पशुपालन होता है इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। समझ में आया, समझ में आया। और इसमें छप्पर बने होते हैं, मतलब कि छप्पर जानते हो, मतलब कि पशुओं के रहने के लिए छप्पर बने हुए होते हैं। हाँ सर, छप्पर बने हुए होते हैं। और जो घास है, घास कैसे खिलाई जाती है, जैसे कि ये है यहाँ पर पहले सारे पशुओं को रखा, यहाँ पर घास खत्म हुई, फिर इनको यहाँ पर लाया जाता है, फिर यहाँ पर घास खत्म हुई, फिर इनको यहाँ पर लाया जाता है, फिर यहाँ पर घास खत्म हुई, फिर वापस इनको यहाँ पर लाया जाता है, फिर ये मतलब कि ये सर्कल चलता रहता है। समझ में आया, समझ में आया। इसमें यंत्रों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और दूध भी यंत्रों के द्वारा ही निकाला जाता है। और पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है, और गहन श्रम का इसमें क्या होता है, उपयोग होता है। और नगर के पास होते हैं ताकि मतलब नगर में फटाफट दूध पहुंचाया जा सके। यातायात की सुविधा इनको अच्छी चाहिए होती है। इनको प्रशीतक इसमें क्या होता है, प्रशीतक मतलब फ्रीज। क्या, फ्रीज। ये फ्रीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। कौन बताएगा कि ये फ्रीज की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, कमेंट करो फटाफट। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, उत्तर पश्चिम यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये इसकी क्या है, क्षेत्र है, प्रमुख ये क्या है, इसके क्षेत्र हैं। और भूमध्य सागरीय कृषि, ये कृषि भूमध्य सागरीय कृषि, इसमें खट्टे फलों की कृषि होती है। अंगूर की कृषि को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। और मुनक्का, किशमिश, अंजीर, जैतून क्या है, ये जैतून, ये सब क्या किया जाता है, यहाँ पर बोया जाता है, मतलब लगाया जाता है। इसकी कृषि की जाती है, मतलब इसकी कृषि की जाती है। क्षेत्र देखें तो दक्षिणी कैलिफोर्निया और मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी भाग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ट्रक कृषि में क्या होता है, एक रात में दक्षिणी कैलिफोर्निया से उत्तरी कनाडा तक सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं। एक रात में ट्रक द्वारा पहुंचाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया, ट्रक कृषि में। इसका नाम क्या दे दिया, ट्रक कृषि। समझ में आया, समझ में आ गया। और फिर आती है अपने कारखाना कृषि। क्या आती है, कारखाना कृषि। ये कहाँ की जाती है, पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका में। और इसमें पशुपालन किया जाता है, अच्छे किस्म के पशुओं का इसमें चयन किया जाता है और उनको पाला जाता है। और कारखानों में बना खाना खिलाया जाता है और चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है। और इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। फिर आती है अपने उद्यान कृषि। बाजार फसल को बोया जाता है जिसमें मुद्रा ज़्यादा मिले। और गहन श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, सिंचाई की और उर्वरक जमीन की आवश्यकता होती है। इसमें बीज अच्छे बोए जाते हैं और कृत्रिम ताप ग्रह का उपयोग किया जाता है। और नगर के पास लगाए जाते हैं क्योंकि नगर में इनकी मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है। और खेत छोटे होते हैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। और क्षेत्र देखें तो उत्तर पश्चिम यूरोप, यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग, और नीदरलैंड में कौन सा पुष्प लगाया जाता है जो फेमस है, नीदरलैंड में ट्यूलिप
ट्यूलिप पुष्प क्या है, फेमस है। नीदरलैंड का ट्यूलिप पुष्प फेमस है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब आती है अपनी सरकारी कृषि। कौन सी कृषि, सरकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सरकारी कृषि सर्वाधिक कहाँ की जाती है, डेनमार्क में। कहाँ की जाती है, डेनमार्क में। समझ में आया, समझ में आ गया। ये डेनमार्क में सर्वाधिक क्या है, सफल है। सर्वाधिक सफल कहाँ है ये कृषि, डेनमार्क में। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। और ये कृषि सामूहिक रूप से की जाती है, पर अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कृषक क्या करते हैं, अपनी मर्जी से समूह बनाकर क्या करते हैं, ये कृषि करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये क्या है, एक सफल कृषि है और सर्वाधिक सफल का है डेनमार्क में। और सामूहिक कृषि कहाँ की जाती है, यूएसएसआर। सामूहिक कृषि कहाँ की जाती है, सामूहिक कृषि कहाँ की जाती थी, यूएसएसआर में। और यूएसएसआर में इसको क्या कहा जाता था, कोलखोज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और फिर आता है अपने लास्ट टॉपिक, खनन। खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, दो, एक भौतिक और एक आर्थिक। और भौतिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उस उपस्थिति की अवस्था। मतलब कि उनका आकार क्या है, श्रेणी कौन सी है, मतलब किस किस्म के हैं, मतलब कि अच्छा है, जैसे कोयला है, लिग्नाइट है, पीट है, कौन सा कोयला है, उपस्थिति की अवस्था मतलब कि नीचे है, बहुत नीचे है, ऊपर है। और आर्थिक कारक, मांग, मतलब कि उसकी मांग है कि नहीं है, निकाल दे, मतलब कि कोई खरीदने वाला है कि नहीं है। तकनीकी ज्ञान, अपने पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है निकालने की, और उसका कुछ उपयोग है कि नहीं है। और अपने अपने जितना निकाल रहे उतनी पूंजी तो मिलेगी अपन को। और यातायात की सुविधा है कि नहीं है आस पास। और फिर आते हैं अपने विधि। समझ में आया, दो विधि से खनिज को निकाला जाता है, एक जो धरातलीय और एक भूमिगत। और धरातलीय को क्या कहते हैं, विवर्त खनन भी कहते हैं। समझ में आया। ये सुरक्षा की दृष्टि से मतलब कि सही होता है, मतलब कि ये सुरक्षित होता है। समझ में आया, समझ में आया। और इसमें उपकरण भी कम लगते हैं और खर्च भी कम होता है। और इसके विपरीत ही ये है सामने वाला। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, समाप्त। बहुत बड़ा चैप्टर था, पर इस नोट्स के माध्यम से आपको मतलब कि अच्छे से समझाया है। मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को एक बार वापस देखोगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। क्या है, बड़ा है। अगर मैं नोट्स खुद लिखा था तो बहुत टाइम लग जाता, मतलब कि 2-3 घंटे का ये चैप्टर बनता। और अब मैंने मतलब कि डायरेक्ट कराया है, मतलब कि पढ़ाऊँगा वही, क्योंकि ये नोट्स मेरी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब कि ऐसे ही पढ़ाऊँगा, बस हाथ से लिखा था, पर समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। समझ में आया, ठीक है।